हाय गाइस एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आपको पता है कि अगर आप 5 साल पहले निफ्टी 50 में 10,000 रुपीज़ पर मंथ की एसआईपी स्टार्ट करते तो इन 5 सालों में निफ्टी आपको 19% सीएजीआर के रिटर्न्स डिलीवर करता, यानी आपके 6 लाख रुपए की वैल्यू आज 10 लाख रुपए होती। पर वहीं इसके अगेंस्ट अगर आप निफ्टी 50 की ही एक कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा में ये एसआईपी करते तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक ने इन 5 सालों में 30% की सीएजीआर रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, यानी आपकी इन्हीं 6 लाख रुपीज़ की वैल्यू आज के टाइम 13.9 लाख रुपीज होती। अब ऐसे एक नहीं बल्कि पिछले कुछ सालों में मल्टीपल हमें ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिले हैं जहां पर कंपनीज लाइक ट्रेंड और डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने काफी कम टाइम में अपने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को मल्टीपल टाइम से ग्रो किया है। और ऐसे में एक ऑब्वियस क्वेश्चन दिमाग में आ जाता है कि क्या मार्केट में इन्वेस्ट करने का सही तरीका म्यूचुअल फंड्स है और वी शुड गो फॉर डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग, और किस में हमें ज्यादा बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपके इसी क्वेश्चन का आंसर आपको फाइंड आउट करने में हेल्प करूंगा कि स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड में से आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या हो सकता है। बट बिफोर यू मूव टू दैट, आपके लिए क्विक डिस्क्लेमर, हम इस पूरे ही वीडियो में जिस भी फंड या फिर स्टॉक का नाम ले रहे हैं वो किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, उसको हम केवल एक एग्जाम्पल के लिए ही यूज़ कर रहे हैं। एंड ऑल्सो अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इन फ्यूचर मिलती रहे। एंड ऑल्सो अ क्विक क्वेश्चन फॉर यू, कमेंट बॉक्स में बताइए कि करंट में आप अपने पोर्टफोलियोज में मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन म्यूचुअल फंड्स का रखे हुए हैं या फिर स्टॉक्स का। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बोथ म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और इन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के बाद ही आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको इन दोनों ही एसेट्स में से किसको चूज करना चाहिए। और इसके लिए सबसे पहले मैं आपको इन दोनों ही एसेट्स के बेसिक डिफरेंस बता देता हूं, और फिर मैं आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन करूंगा जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री नहीं चाहती कि आपको पता चले, और ये फैक्टर्स आपके लिए एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बन सकते हैं कि आपको क्या म्यूचुअल फंड्स के लिए जाना चाहिए या फिर यू शुड गो फॉर डायरेक्ट स्टॉक्स इन्वेस्टिंग। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है नेचर ऑफ इन्वेस्टिंग को लेके, और इस पॉइंट को मैं आपको उसी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ जिससे मैंने इस वीडियो की शुरुआत करी थी। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि अगर आप आज से 5 साल पहले निफ्टी 50 में 10,000 रुपीज़ की एसआईपी स्टार्ट करते तो आपके 6 लाख रुपीज़ की वैल्यू आज 19% सीएजीआर के रिटर्न्स के अकॉर्डिंग 10 लाख रुपीज़ होती। और वहीं सेम पैसे को अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा में एसआईपी के फॉर्म में इन्वेस्ट करते तो यहाँ पर आपके 6 लाख रुपीज़ की वैल्यू 30% सीएजीआर के रिटर्न्स के अकॉर्डिंग 13.9 लाख रुपीज़ होती। पर क्या आपको पता है कि अगर आप इन 6 लाख रुपीज़ को आज से 5 ईयर्स पहले एसआईपी के फॉर्म में ना इन्वेस्ट करके लमसम इन्वेस्ट करते इसी महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक पे 12 मई के अराउंड, जब कंपनी के स्टॉक का प्राइस 394 रुपीज़ पर स्टॉक चल रहा था, तो इसी स्टॉक की आपको आज के टाइम 1522 यूनिट्स मिल जाती, और उसकी जो करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग पूरी वैल्यू होती वो होती 41 लाख रुपीज़। पर अगर आप इन्हीं 6 लाख रुपीज़ को उस ड्यूरेशन में निफ्टी 50 में लमसम इन्वेस्ट कर देते तो उसका जो रिटर्न आज निकल के आते वो निकल के आते 15.9 लाख रुपीज़। अब इससे हमें क्लियरली ये चीज़ समझ में आ रही है कि अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट है और उसको आप किसी अच्छे स्टॉक में एक अच्छी वैल्यूएशन और एक अच्छे प्राइस पॉइंट में इन्वेस्ट कर देते हो तो वो चीज़ आपके लिए काफ़ी बड़ा रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। और वहीं पर इसके अगेंस्ट अगर आप यही लमसम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के केस में करते हो तो म्यूचुअल फंड में अगर आप एसआईपी भी करो या फिर इवन अगर आप लमसम भी करो तो उसमें एट द एंड जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा जितना कि आपको स्टॉक्स के केस में देखने को मिलने वाला है। तो ऐसे में आप कह सकते हो कि अगर प्राइमरली आप एसआईपी के फॉर्म में अपनी इन्वेस्टमेंट को करते हो तो ऐसे केस में आपके लिए म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है डाइवर्सिफिकेशन का। तो देखो, यहाँ पर हमने ये तो देख लिया कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के केस में हमें एक्सेप्शनल रिटर्न्स देखने को मिले एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स। पर यहाँ पर हमें ये भी समझना पड़ेगा कि इन्हीं स्टॉक्स के केस में ऐसा भी टाइम आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको 1, 2 या इवन 3 या 4 साल तक जीरो रिटर्न्स देखने को मिले, या फिर कई सारे स्टॉक्स जो आपने पिक किए हैं वो ऐसा भी हो सकता है कि वो जेंसॉल या फिर अदर फ्यूचर रिटेल जैसी कंपनीज बने जो कि आपके इन्वेस्टमेंट को जीरो तक कर दें। तो ऐसे केस में आपके पास एक डाइवर्सिफिकेशन का रिस्क होता है जिसको फुलफिल करने के लिए एटलीस्ट आपको 15 to 20 स्टॉक्स का एक बास्केट बनाना होता है अपने स्टॉक्स का, जिससे आपका जो रिस्क है उसको आप डाइवर्सिफाई कर पाओ। और इस केस में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम और रिसर्च देनी पड़ेगी टू पिक दोज 50 to 20 स्टॉक्स जिनके लिए आपको अच्छे से उनकी स्टडी करना आना चाहिए और वैल्यूएशन को समझना आना चाहिए। इसके अगेंस्ट अगर आप एक एवरेज इन्वेस्टर हो, ऐसे केस में अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हो तो म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है जो कि आपके लिए एक एक्सपर्ट मैनेज कर रहा होता है। और जैसे जैसे मार्केट्स की सिचुएशन चेंज होती है और उन पोर्टफोलियोज के स्टॉक्स भी अगर खराब परफॉर्मेंस करते हैं तो अपने आप वो जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है वो उन स्टॉक को रिप्लेस कर देता है दूसरी कंपनी से जो कि आपको बेटर रिटर्न्स दे सकती हैं। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है मार्केट साइक्लिसिटी का। अब देखिए, मार्केट में जो डिफरेंट सेक्टर्स और स्टॉक्स होते हैं वो साइक्लिक इन नेचर होते हैं,
यानी कुछ साल कुछ स्टॉक्स अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं और फिर उसके बाद जब मार्केट साइकिल चेंज होती है तो कुछ साल उन स्टॉक्स में कोई परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिलती। और ऐसे केस में अगर आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्ट करते हो तो आपको अपने पोर्टफोलियो के उन स्टॉक से ये पता होना चाहिए कि कब आपको उनमें एग्जिट करके दूसरे स्टॉक्स में डिफरेंट सेक्टर्स में एंटर होना है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो लॉन्ग टर्म में आपके जो एवरेज रिटर्न्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकते हैं। पर वहीं म्यूचुअल फंड के केस में ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये चीज़ आपके लिए एक्टिवली एक फंड मैनेजर बैठ के कर रहा होता है। और आपका काम होता है कि आप एक एसआईपी को सेट करो जो कि आपके अकाउंट से हर एक पर्टिकुलर डेट जो कि आपने सिलेक्ट करी है मंथ की, उस पर कट के मार्केट में इन्वेस्ट हो जाती है। अब ये तो होगा कुछ बेसिक डिफरेंसेस। अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताता हूँ जो कि एक हायर ऑर्डर थिंकिंग के पॉइंट्स हैं और जो कि आपको इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कभी नहीं चाहेगी कि आपको पता चले। बिकॉज इन पॉइंट्स को समझने के बाद आपका जो डिसीजन है टुवर्ड्स पिकिंग म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स वो कंप्लीटली चेंज हो सकता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि रियलिटी में म्यूचुअल फंड्स कैन नेवर गिव यू मल्टी बैगर रिटर्न्स एज यू कैन सी इन स्टॉक्स। अब इस चीज़ को मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो देखिए, जनरली जो कंपनीज आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स देती हैं वो काफ़ी द स्मॉल कंपनीज होती हैं, यानी स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं जिनका जो मार्केट कैप होता है वो 5 या 6 थाउजेंड करोड़ के अराउंड होता है। अब यहाँ पर अगर आप इन स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको किसी स्मॉल कैप फंड के थ्रू जाना पड़ेगा। अब लेट सपोज इधर आप क्वांट के स्मॉल कैप फंड को सिलेक्ट करते हो बिकॉज ये इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि लास्ट 5 ईयर्स में इसने 50% की सीएजीआर रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। अब क्वांट के स्मॉल कैप फंड में अगर आप इसका एयूएम चेक करो तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि इसका टोटल एयूएम 26,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। अब ऐसे में मान के चलिए क्वांट का जो फंड मैनेजर है उसको कल को किसी स्मॉल कैप कंपनी में काफी ज्यादा हाई ग्रोथ का पोटेंशियल दिख जाता है कि ये कंपनी आगे चल के मल्टी बैगर रिटर्न्स देगी। और उस स्मॉल कैप कंपनी का जो मार्केट कैप होता है वो 5,000 करोड़ के अराउंड होता है। अब ऐसे में अगर उसको इस स्टॉक कंपनी में इन्वेस्ट करना है और इसका जो बेनिफिट चाहिए अपने पूरे ओवरऑल पोर्टफोलियो के रिटर्न्स में, तो उसको एटलीस्ट इस कंपनी को अपने ओवरऑल म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो का 4 to 5% वेटेज देना पड़ेगा। यानी मोटा मोटी देखा जाए तो 26,000 करोड़ का टोटल एयूएम अगर उस फंड का है तो उसको एटलीस्ट 1,000 करोड़ रुपीज़ तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब अगर वो 5,000 करोड़ की एक मार्केट कैप की कंपनी में 1,000 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करने जाएगा तो सबसे पहले तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप में इतने स्टॉक्स ही अवेलेबल नहीं होंगे कि उस कंपनी में डायरेक्टली वो इन्वेस्टमेंट कर पाए 1,000 करोड़ की। और मान के चलिए अगर वो धीरे धीरे करके भी इसमें इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा कि वो 1,000 करोड़ की जो स्टॉक्स है वो उस कंपनी में एक्यूमुलेट कर पाए। और उस ड्यूरेशन में, क्योंकि हर बार उसके जो काफ़ी बड़ी होल्डिंग जब वो इन्वेस्ट करेगा तो मार्केट में उससे इस कंपनी का काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में पंप आएगा। तो इससे मार्केट को एक आइडिया लग जाएगा कि कुछ बड़े इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी जो और इन्वेस्टर्स हैं वो भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। और उस ड्यूरेशन तक जब तक वो 1,000 करोड़ रुपीज़ अपना इन्वेस्ट कर पाएगा उस कंपनी में, उस कंपनी का जो स्टॉक है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रनअप दे चुका होगा। इसके अगेंस्ट अगर आप डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि एक एवरेज इन्वेस्टर का जो होल्डिंग होता है या फिर इन्वेस्टमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम या फिर नेग्लिजिबल होता है। और वो जब चाहे जब ऐसी कंपनीज को ढूंढ के उनमें जितना भी इन्वेस्ट कर सकता है और अपने पोर्टफोलियो का कितना भी एलोकेशन कर सकता है। और उससे उसके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है एज कम्पेयर टू दिस म्यूचुअल फंड्स। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हैविंग कंट्रोल ओवर आर इन्वेस्टमेंट्स। अब इस चीज़ से हमें क्या समझ में आता है, तो देखिए इसको मैं आपको रीसेंट एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। तो रिसेंटली 2024 में मार्केट्स में कई सारे एक्सपर्ट्स, इवन हमारी सेबी की चीफ ने भी इस चीज़ को पॉइंट आउट किया था कि मार्केट में स्मॉल कैप जो सेगमेंट है उसमें वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए हैं। अब ये जाहिर सी बात है कि जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा क्वालिफाइड है तो ये बात उनको भी समझ में आ रही होगी। पर अगर उनको ये चीज़ समझ में आ भी रही है, स्टिल अगर उनके म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखते हैं तो एक पॉइंट तक ही वो उस एसआईपी के अमाउंट को रोक सकते हैं। पर एक पॉइंट के बाद उनको इवन अगर मार्केट में ओवर वैल्यूएशन देखने को मिल रही है और उन्हें ये बात पता है, स्टिल उन्हें उस पैसे को मार्केट में उन हायर वैल्यूएशन में उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिकॉज उनके ऊपर भी काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि वो एक टाइम से ज़्यादा टाइम तक उस पैसे को मार्केट में अपने पास होल्ड करके नहीं रख सकते और उन्हें वो मार्केट में डिप्लॉय करना ही पड़ेगा टू डिलीवर रिटर्न्स। और यही चीज़ अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते तो ये चीज़ अगर आप तब समझ जाते कि स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया स्मॉल कैप के केस में, तो पहले तो आप सिलेक्टिवली ये देख सकते थे कि मुझे कौन से स्मॉल कैप कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। और अगर आप चाहते भी तो स्मॉल कैप की जगह आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिड कैप या लार्ज कैप में करते और इससे आपको जो वैल्यूएशन के रिस्क थे आपके पोर्टफोलियो में वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते। और जिसका इम्पैक्ट ये हुआ था कि जब ओवरऑल स्मॉल कैप में हमें फॉल देखने को मिला तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में भी उतना ही बड़ा हमें करेक्शन देखने को मिला। पर वहीं पर जो डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा होगा उसने इस ड्यूरेशन में अपने पैसे को शिफ्ट करके लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज में कर दिया होगा। अब इसके बाद थर्ड हमारा पॉइंट आता है बेटर एवरेजिंग का। अब इस चीज़ से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, तो देखिए मान के चलिए कल को हमारे मार्केट्स में एक बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिलता है
और इस पूरे करेक्शन और पैनिक सेलिंग की सिचुएशन में मार्केट्स में ऑब्वियस सी बात है कई सारी ऐसी कंपनीज होंगी जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड वैल्यूएशन पे हमें मिल रही होगी, और ये चीज़ इवन एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर और एक जो फंड मैनेजर है उसको साफ दिख रही होगी। पर फंड मैनेजर के केस में अगर उसको ये चीज़ देखने के बावजूद अगर उसके फंड में जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैनिक सेलिंग के चलते उसमें विड्रॉ कर रहे हैं, तो वो चाहकर भी उस पैसे को जहां पर उसको और ज़्यादा स्टॉक उस लोअर वैल्यूएशन पर खरीदने चाहिए, उसकी बजाय उस लोअर वैल्यूएशन पर उन कंपनीज को सेल करके उसे उन इन्वेस्टर्स का पैसा वापस करना पड़ेगा। बट वहीं इसके अगेंस्ट अगर आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हो तो ये पूरा ही डिसीजन आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है, जहां पर ऐसे पैनिक सेलिंग की ड्यूरेशन में आपको मार्केट में जब ये कंपनीज एक अच्छी वैल्यूएशन में मिले तो उनको आप खुद भी एक्यूमुलेट कर सकते हो। सो इफ वी टॉक अबाउट कंक्लूजन, तो नो डाउट अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग सीख लेते हो या फिर इवन किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेते हो इसको करने के लिए, तो लॉन्ग रन में आप म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हायर रिटर्न्स कमा सकते हो। पर ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर भी बन सकती है अगर आप अपने पोर्टफोलियोज में रॉन्ग स्टॉक्स को पिक करते हो। सो फॉर मोस्ट ऑफ अस बेस्ट डिसीजन यही रहेगा कि अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो तो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की स्टार्टिंग में आप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करो, बिकॉज ऐसे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है और म्यूचुअल फंड आपको एक बेटर सेफ्टी नेट प्रोवाइड करेगा। और विद टाइम अगर आपको बीच में कोई बल्क अमाउंट मिलता है तो उससे आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को पिक कर सकते हो, पर उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और विद टाइम जैसे जैसे आपको स्टॉक पिकिंग के रिगार्डिंग एक एक्सपीरियंस होता जाए तो आप अपने म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट को कम करके उस पैसे को डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग में लगा सकते हो। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.